आज हम बात करेंगे डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के बारे में। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस टाइप 1 डायबिटीज़ में हमें मोस्टली मिलता है। टाइप 2 डायबिटीज़ में भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली ये टाइप 1 डायबिटीज़ में होता है। और इसके जो फीचर्स हैं उनमें ये है कि एक तो हाइपरग्लाइसीमिया होता है मोर देन 200 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर, और कीटोन बॉडीज़ के लेवल ब्लड में ज़्यादा हो जाते हैं, और एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है। हाइपरग्लाइसीमिया क्यों होता है? क्योंकि जब इंसुलिन की डिफिशिएंसी है तो ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ये सारे प्रोसेसेस ज़्यादा हो रहे होते हैं और ग्लूकोज के लेवल्स ब्लड में ज़्यादा हो जाते हैं। और जो कीटोन बॉडीज़ हैं वो क्यों ज़्यादा होती हैं? क्योंकि जब इंसुलिन की डिफिशिएंसी होगी तो कैटाबॉलिक स्टेट हो जाती है, और प्रोटियोलाइसिस, लाइपोलाइसिस, ये सारे काम हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से फैटी एसिड्स कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू कीटोन बॉडीज़। और कीटोन बॉडीज़ की प्रोडक्शन जब ज़्यादा हो जाती है एज़ कम्पेयर टू देयर एक्सक्रीशन, तो कीटोन बॉडीज़ के लेवल्स ब्लड में ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं, और आखिरकार कीटोन बॉडीज़ जो कि एसिडिक इन नेचर हैं तो वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस काज करती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके क्लिनिकल फीचर्स के बारे में, तो इसमें टेकिकार्डिया, हाइपोटेंशन, वीकनेस, वेट लॉस क्यों? क्योंकि कैटाबॉलिज्म हो रहा होता है, लिपोलाइसिस और प्रोटियोलाइसिस हो रहा होता है, और इसके अलावा वॉमिटिंग हो सकती है, और बंदे को वीकनेस हो सकती है। हाइपरग्लाइसीमिक कंडीशंस में जो फीचर्स होते हैं जैसे पॉलीडिप्सिया और पॉलीयूरिया और वेट लॉस, ये सारे फीचर्स भी इसके साथ हो सकते हैं। तो अगर हम बात करें इसकी डायग्नोसिस की, तो डायग्नोसिस के लिए हमने सबसे पहले मेजर करने हैं ब्लड ग्लूकोज लेवल्स, और उसके बाद कीटोन बॉडीज़ के लेवल्स इन द ब्लड, और उसके बाद यूरिया क्रेटिनिन रेशो, मतलब हमने RFTs वगैरह कर ली, और उसके बाद हमने एनाइन गैप मेजर किया, तो हमें पता चला कि एनाइन गैप, इंक्रीज्ड एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। इसकी हम ट्रीटमेंट चार मेन स्टेप्स हैं इसकी ट्रीटमेंट के। पहले स्टेप में हम क्या करेंगे? हम इंसुलिन देंगे। इंसुलिन किस तरह देंगे? इंट्रावीनसली देंगे, और 10 यूनिट्स जो है हम इंसुलिन के पहले देंगे, और IV बोलस, और उसके बाद हम मेंटेन रखेंगे इंट्रावीनस इन्फ्यूजन ऑफ इंसुलिन, और तब तक हम मेंटेन रखेंगे जब तक के कीटोन बॉडीज़ के लेवल्स नॉर्मल नहीं हो जाते। अब जब कीटोन बॉडीज़ के लेवल्स नॉर्मल हो गए तो हमने स्विच कर देना है सबक्यूटेनियस इंसुलिन पे, लेकिन सबक्यूटेनियस इंसुलिन पर स्विच करने के 30 मिनट तक हमने इंट्रावीनस इंसुलिन देते रहना है, ताकि दोबारा कीटोएसिडोसिस ना हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें हमने फ्लूइड रिप्लेसमेंट करनी है, और हाँ, एक चीज़ याद रखनी है कि जो इंट्रावीनस इंसुलिन हम दे रहे हैं उसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल्स कम हो सकते हैं। तो अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल्स 200 से नीचे आ रहे हैं, ज़्यादा नीचे आ गए हैं तो उसके लिए हमने डेक्सट्रोज 10% डेक्सट्रोज देना है, और इसके बाद हमने पोटाशियम रिप्लेसमेंट थेरापी करनी है। पोटाशियम रिप्लेसमेंट थेरापी तब हमें ज़रूरत है जब एक्स्ट्रा सेलुलर पोटाशियम 5.5 MEQ पर लीटर से कम हो जाए, या फिर अगर ये 3.5 MEQ से कम हो गया है तो हमें इंसुलिन थेरापी अवॉइड करनी है। इस बात को हमने याद रखना है कि अगर 3.5 MEQ से पोटाशियम कम है तो हमने इंसुलिन थेरापी को अवॉइड करना है। क्यों? क्योंकि इंसुलिन थेरापी जब हम करते हैं तो ये पोटाशियम का जो अपटेक है बाय द सेल्स, इंसुलिन ये ज़्यादा करा देता है। उसकी वजह से क्या होगा कि फर्दर हाइपोकेलीमिया होगा, और फर्दर जब हाइपोकेलीमिया होता है तो उसकी वजह से कार्डियक एरिथमियाज के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। सो ये होगी पोटाशियम रिप्लेसमेंट थेरापी। इसके बाद अदर मेजर्स भी हम कर सकते हैं, जैसे हम एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, अच्छा यूरिनरी कैथेटराइजेशन कर सकते हैं, DVT प्रोफाइलेक्सिस के लिए हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। सो ये बाकी सारे और मेजर्स हैं जो हमने करने हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट diabetic ketoacidosis that is mostly seen in type 1 diabetics. Thank you for watching.